सूक्ष्म जीव। नहीं, सातवीं वाले को मन लिख लेंगे, क्योंकि आप अगले बार तो कागज देगा। ये सूक्ष्म, हालांकि जिनको पता है तो लोग ना लिखेंगे, कैसे लिखवा दो वही भाषा के यार थोड़ा सा गया लिखवा दो ना तुम लोग के। हाँ, जो लोग नहीं लिख सकते हो, जो कोई नहीं जानता, अभी जो कोई जानता है वो भी इधर देखिए। हाँ, बोला गया ये वस्तुएं जानते हो ना, सभी चीजें दिख रही हैं, मैं दिख रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, जो लिखा वो दिख रहा है। क्या इसकी जो इसके अंदर जो छर्रा है वो दिख रहा है? मतलब लेकिन गिर जाता तो दिखा करता है ना, इतना छोटा छोटा। उससे भी छोटे छोटे जीव होते हैं, उससे जीव समझ रहे हो, सजीव कीड़े मकोड़े। हाँ, इतने छोटे नहीं दिखाई देंगे, जो कि हमें ऐसे दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। उनको देखने के लिए एक ठो मशीन की आवश्यकता है। उस मशीन का क्या नाम है? माइक्रो सूक्ष्मदर्शी। हिंदी में बोले तो सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म मतलब छोटे, दर्शी मतलब दर्शन कराने वाला, यानी ऐसा मशीन जो छोटे छोटे जीवों का दर्शन कराए। तो सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म जीव जान गए ना। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कि हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, मशीन की आवश्यकता होती है। उस मशीन का क्या नाम है? क्या नाम है? सूक्ष्मदर्शी। हाँ, ठीक है ना। लिख गए वाला, ये मिटा दो। ये समझ में आ गया ना। फिर सूक्ष्मदर्शी के सूक्ष्म जीवों के प्रकार देखेंगे। लिख गया? अच्छे हो तो तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? लिख 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 रहा है कि नहीं? हम लिख रहे हैं। लिख रहे हो कि नहीं? लिख रहे हैं। लिखना आया है, अभी मैं मिटा दूंगा। ना हो पाएगा, सच में ना हो पाएगा। 45 मिनट में ना हो पाएगा। समझ गए तुम लोग? विकास, खड़े हो जाओ। क्या सूक्ष्म जीव? कीड़े ना बोलोगे, देखो पता है, सुनो तो। कीड़े हमें, हम उन लोगों उनको कीड़े बोलते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। बोलोगे क्या? ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, है ना। मतलब इतने छोटे छोटे हैं कि ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है। उस यंत्र का क्या नाम है? माइक्रोस्कोप। अब सूक्ष्म जीवों के प्रकार देखते हैं कि कौन कौन से जीव सूक्ष्म जीवों के कैटेगरी में आएंगे, है ना। लेकिन हम 5 भी पढ़ेंगे क्योंकि एक तो वायरस है। क्या है? बैठ जाओ। सूक्ष्म जीव समझ में आ गया? छठवीं वालों से टाइम ज्यादा ले रहे हो। स्टार्ट अभी काहे करें? समझ में आ गया? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीवों के प्रकार देखेंगे। मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन प्रकार में बांटा गया है इनको? सूक्ष्म जीवों को। इसको मिटा दो पहले, तब तो सूक्ष्म जीवों के। हाँ, इधर देखो, सूक्ष्म जीवों के प्रकार। जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है, शैवाल है। ये दोनों क्या है? पादप हैं। क्या है? पादप मतलब पेड़ पौधे। एक कौन है? एनिमल यानी कि जंतु। कौन है? जंतु। ये संयोग विषाणु बोले तो वायरस। ये ऐसे फुर्सत का नहीं आया करते हो, कहे नहीं जाने दें। चले जाओ, जल्दी से आना, ठीक ना। हाँ देखो, अब लिखो साथ में, पूछ के जाओगे।
अगली बार जाओगे तो और बाहर तो तुम हमारे मुंह में फोड़ दिया जाएगा बम तो खाना भूल जाओगे। हाँ है ना। अब नहीं खाते क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ देखो वायरस क्या है, ये ऐसे जीव हैं ये जो ऐसा नहीं लिख सकते। अच्छा तुम लोग लिख रहे हैं पता है लिखना पड़ेगा। ये ऐसे जीव हैं जो कि अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग है। हाँ ऐसे जीव हैं जो कि अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग है, यानी कि भिन्न है, अलग है, क्योंकि ये परपोषी जीवों से अलग है, क्योंकि ये परपोषी जीवों में गुणन करते हैं, ये शरीर के बाहर नहीं निष्क्रिय है तो समझ लो। ये शरीर के बाहर निष्क्रिय होते हैं, तथा शरीर के भीतर सक्रिय हो जाते हैं, रोग जनित होने वाले टीबी एड्स ठीक में चल रही है। अब देखो समझो वायरस होता क्या उस पर ध्यान मत दो जो लिखा है, ठीक है ना। सीधा वायरस को देख लो, इसको एक से समझ लो कि ये फलबुदा भी था, अमर टाइप था, ये शरीर के बाहर है ना, इसको समझ लो कि मरा हुआ है, कुछ नहीं करता। और शरीर अगर किसी जीवित शरीर पा गया उसमें क्या करेगा, गुणन मतलब कि वृद्धि करेगा, अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा और रोग उत्पन्न करेगा, विभिन्न प्रकार के। एक कोरोना वायरस जो हुआ है ना वो किन वजह से होता है, वायरस की वजह से। सूक्ष्म जीवों को लिख लो। तो इसकी खोज किसने की, लुईस पास्चर ने। कब है ना, पाश्चीकरण वही है ना, दूध को उबालना। हाँ तो
पाश्चरीकरण, इसकी खोज वही पाश्चर है ना, इसीलिए नाम पड़ा पाश्चरीकरण। हाँ, लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कि पाश्चरीकरण क्या है, पाश्चरीकरण क्या है? ठीक है ना। उसमें तो पाश्चरीकरण की खोज किसने की, आई वाला पाश्चरीकरण क्या है। हाँ, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस की एडवर्ड जेनर। अच्छा, प्रतिजैविक को फिर से एक बार बताऊंगा, क्योंकि प्रतिजैविक के नहीं बताया था कि क्या क्या आता है प्रतिजैविक के अंतर्गत, है ना। हो गया। फिर ये भी बताया जाएगा कि इसको याद कैसे करना है अपने को लास्ट में, अगर टाइम रहेगा तो, ठीक है ना। अब समझाऊं। पाश्चरीकरण एक ठो विधि का नाम है, ठीक ना। पानी वगैरह जैसे गर्म करते हैं, दूध वगैरह, ठीक ना। तो पता है 70 डिग्री सेल्सियस पर उस दूध को गर्म किया जाता है, वो तो लिखा ही है। कितने सेकंड के लिए, लगभग 15 से 30 सेकंड, लगभग, है ना, ऊपर नीचे हो सकता है। अभी एक झटके से एक डायरेक्ट के किसी पात्र में इसमें डालना होगा, तो उसमें ठंडा वाला मशीन रहा होगा इसे, ठीक है ना, मतलब वो इधर भी ठंडा हो जाए। तो फ्रिज वगैरह तो होगा नहीं, कुछ और पात्र हो गए या फिर कुछ और मशीन ऐसी होगी जो कि ठंडा कर दे। तो उसको उस गर्म दूध को जो गर्म करे 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसको उस पात्र पर डाल दिया जाएगा ठंडा होने के लिए। तो इसकी वजह से पता क्या हो जाएगा, उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाएंगे। आपको हम कहे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसा माहौल ही नहीं बन पाए, अब ना बन पाएगा जो कि पहले बन पाता दूध में, ठीक है ना। उसमें अब सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाएंगे। जैसे फिर उसमें देखो ना कि पाउच वाला दूध आता है, खराब नहीं होता वो। ये सर वो बहुत ठंडा रहता है। नहीं, वो तो ठंडा तो फिर बाहर भूख से नेचर वजह से है वो, मत ये समझ लो उसको ठंडा कर दिया तो फिर ठंडा रहता है, उसको घाम कर दो तो गर्म हो जाएगा। अमूल दूध करके नाम है, यस सर। या फिर केवल वही नहीं, और भी हैं रहते हैं ना, गाय के, बकरी के, है ना, ऊँटनी के, ऊँट नहीं ऊँटनी के, है ना, रहते हैं ना। कर दूं, मिटा दूं। दूध वाला पाउडर नहीं, दूध वाला पैकेट नाम सुने हो, तो वो खराब काहे नहीं होता, क्यों नहीं होता? पता नहीं। पाश्चरीकरण इसलिए बताया गया है, उसको ऑक्सीजन इधर काम नहीं करता फिलहाल। पाश्चरीकरण एक तो विधि है, दूध को गर्म करेगा, क्या करेगा, दूध को क्या करेगा, अभी एक डाली को ठंडा कर देगा, किसी पात्र में डाली को ठंडा कर देगा। इस विधि से इसकी वजह से इधर सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाएंगे। अब इस कटोरे में जो दूध भरा है या फिर किसी भी सामग्री में, तो अब उसको छोटे छोटे पैकेटों में पैक करवा दिया जाएगा और वितरण करवा दिया। फिर से अगर लिखा हुआ है तो उसको नहीं लिखना, उसके नीचे को मैं लिखवाऊंगा, उसको लिखना पड़ेगा। क्या है, प्रतिजैविक, वही एंटीबायोटिक। प्रति छोटे छोटे लिखूं, यस सर। छोटे छोटे लिखने में हाथ दर्द सर है। नीचा का रंग कैसे बदलता है, गिरगिट की तरह? बदलने दो ना। हाँ, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक ना आज ऑरेंज कलर का हो गया है, कल व्हाइट। हाँ लिख लो, ऐसी रासायनिक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक
बायोटिक पूरा लिख लेना, उधर पास जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे पास लिख रहा हूँ। कहलाते कहलाते हाँ उदाहरण पहले लिख दिया ग्राफिक्स उदाहरण अलग से कॉपी नहीं बना रहे हो? अब वो तो छटनी वाले बनाए हो, ठीक है। प्रतिजैविक दवा क्या है? दवाई या एक ठो नहीं, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ हैं। दवाइयों के नाम आने वाले ये क्या दवाइयों के? जब बीमार पड़ते हो ना, इन्हीं दवाइयों में से कोई दवाई लगाई जाती है। वो डॉक्टर ये जानते हैं, मतलब डॉक्टर्स जानते हैं, डॉक्टर जानते हैं कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाई, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया है 7 साल 8 साल, है ना। नीट के बाद जाते हैं बनते डॉक्टर, बहुत पढ़ना पड़ता है डॉक्टर में। चूहा गया डॉक्टर के पास, अभी डॉक्टर ने लगाई, चूहा बोला बस हाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन किताब में लिखा हुआ, मैं तो देखा नहीं, उन्होंने क्या बोला लिख गया। ये दवाइयों के नाम है, दवाइयों के ये पता है। सुनो, ये जो पेनिसिलिन है मैंने बताया था किससे बना था, किससे बना था नहीं पता, नहीं याद रख लेना, कवक से बना था। किससे बना था? वही जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, तो उन्होंने अपने लाभ पर प्रयोग कर रहे थे, ठीक। तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि कवक जीवाणु के विरुद्ध कर रहे थे, रोक रहे थे। कवक वही भुंडा, लेकिन वो अचार वाला भुंडा नहीं, बहुत सारे कवक की प्रजातियां हैं, ठीक है ना। तो कवक क्या कर रहा था, उस मतलब जीवाणु की संख्या क्या कर रहा था, रोक रहा था, उन्हें मार रहा था, नष्ट कर रहा था। तो कवक से बनाया गया है इस दवा को। अब बाकी ये जो दवाइयां हैं इसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया है? जीवाणु का। जीवाणु से जीवाणु को खत्म कर दो। वृद्धि को रोकती है, किसके? जब कोई बीमार होता है तो या तो देखो, बीमार तो बैक्टीरिया की वजह से होगा, सूक्ष्म जीवों की वजह से ही होगा बीमार। अगर चोट लग गया तो बीमार तो अलग वजह से हुआ है। बुखार वगैरह भी आते हैं तो ये सूक्ष्म जीवों की वजह से आते हैं। तो डॉक्टर क्या कर देंगे? दवा ये तो गोली इसके माध्यम से, लेकिन उसमें डॉक्टर पहले से बता देता है कि ये प्रतिजैविक की गोली है, प्रतिजैविक की गोली या फिर प्रतिजैविक की दवाई है। शीशी भी हो सकती है और गोली भी सकती है, हो सकता है। तो सुनो, एकदम ध्यान सुनो, पता है अगर प्रतिजैविक को ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो नुकसान कर देगा। कौन? क्या दिक्कत है? तो घर जाना चाहे कोई नहीं, कान दर्द कर रहा तो घर जाओगे, घर छुट्टी करते हैं तो साथ में कौन जाएगा? तो दोनों एक ही जगह से आते हो। हेमा जी आप अगर क्या हो अगर पढ़ाई को गाने के साथ जोड़ दिया जाए, जोड़ा था तो जुड़ गया था, पता है कौन वाला? छठी वाले को जुड़ गया था, कौन सा? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। जैसे सुनाऊं? सुनाऊं? देखो शाकाहारी क्या था? ऐसे जीव जो पेड़ पौधे खाते हैं, उदाहरण के लिए कुछ और था, देखो सुनो, बस अब गाना सुनाता हूँ। आज सुनाऊं मैं गाना, आज मैं गाना सुनाऊं। ऐसे जीव जो केवल पादप खाते हैं और शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। खरगोश, हिरण, घोड़ा और गाय बकरी शाकाहारी जीव के उदाहरण हैं।
नहीं लखा ना ऐसा कुछ करके हर के खाद्य पदार्थों को क्या करना, सुरक्षित करना। कैसे? जैसे मम्मी लोग क्या करती है, अचार में नमक डालती हैं। यस सर। बस तेल और वगैरह डालती है, नमक डालती है ना। यस सर। तो नमक कहाँ डालती है? नमक डालने की वजह से क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। या फिर तेल डाला गया, तेल डाला, खाद्य तेल याद करो तुम लोग, खाद्य तेल डाला गया ना, तो उससे भी सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाते। बोलते हैं ना मम्मी लोग, या फिर नहीं बोलते हो, सुन लो, बोलते कि गीले हाथ से अचार मत छुओ, गीले हाथ से अचार, क्योंकि सूक्ष्म जीव वृद्धि करने के लिए सबसे ज्यादा नमी वाला जगह खोजते हैं, नमी वाला जगह खोजते हैं। बरसात की ऋतु में, वर्षा की ऋतु में जो कबक, भुंडा, ये सब मशरूम वगैरह जल्दी जल्दी उगते हैं ना। अभी गर्मी में उग रहे हैं क्या? वो तो फिर दूसरे वाले हैं उगाने के लिए, जो खाना खाते सब्जी वगैरह बनता है ना, तो उनको नमी की आवश्यकता होती है। नमी मतलब समझ रहे, हल्का गीला गीला। तो अगर नमी न रहेगी अचार में तो क्या सूक्ष्म जीव उसमें पनप पाएंगे? अब ये आते कहाँ से हैं? या तो हमारे हाथों के माध्यम से। अब बताते थे पहले ही, सूक्ष्म जीव पूरे हाथ मंडराते रहते हैं, है ना, पगला टाइप पगला जाते हैं, पूरे हाथ घूमते रहते हैं। तेल के माध्यम से क्या करना, नमक, जैसे कि मछली वगैरह को बहुत समय तक रखना है, मछली वगैरह को बहुत समय तक रखना है, जिसका तो है ना, उसको बहुत समय तक रखना है। उसमें क्या छिड़क देंगे? नमक हल्दी। हाँ ठीक तो नहीं है, नमक हल्दी भी तेल भी लगा करके है ना, रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, तेल ही रख देते हैं, नमक डाल देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, सूक्ष्म जीव उसमें न बढ़ पाएंगे। या फिर अचार वगैरह नमक डालते हैं उसमें, तो उसमें गुंडा यानी कि वही जो नहीं हो पाता, गुंडा, हाँ नहीं हो पाता है ना। क्यों नहीं हो पाता, एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें वृद्धि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा आवरण ही नहीं मिल पा रहा है उसमें वृद्धि कर पाएंगे, है ना। और तेल वगैरह डाल देते हैं ताकि जब अच्छा तेल सर ये अच्छा है, तेल है ना, अरे समझने के लिए तेल जैसे भरा है, ठीक है ना, या फिर तेल यहाँ भी चिपका हुआ है, तो क्या ये तेल नमी को आने देगा अंदर, यानी पानी वाले, या फिर नमी वायु जहाँ से भी आ जाती है, वायुमंडल से नमी कहाँ से आ जाती है, नमी लगेगा, नमी सूक्ष्म जीवों को वृद्धि कर पाएंगे। अच्छा वृद्धि, क्योंकि आप लोग ये भी पढ़ चुके हो कि सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, सूक्ष्म जीव पता मेरे को। अब क्या लगता है, जिस दिन छठवीं वाले को पढ़ाया केवल छठवीं वाले पढ़ेंगे, सातवीं वाले केवल सातवीं, आठवीं वाले केवल आठवीं, क्योंकि जो मैं पहले सोच रहा था वो वाला अब नहीं सही है। पहले मैं ये सोच रहा था कि भले ही कोई आठवीं तक पहुंच गया, छठवीं तक का नॉलेज लेगा, भले ही कोई छठवीं पहुंच गया है, पहुंचा है, आठवीं तक का नॉलेज लेगा। छठवीं वाले को और फायदा रहता, क्योंकि 3 साल पढ़ते तो कुछ तो याद रहता। आप लोग पिछले चीज का रिलेट कर पाते, पिछले चीज का रिलेट कर पाओगे अगर पढ़ते तो, लेकिन इतना काम है। और वाहक समझ रहे हो, वाहक बता थे ना, नहीं अब वाहक बता थे, कल बताना तुम लोगों को। हाँ बताओ वाहक क्या होता, मतलब वाहक मतलब क्या समझते हो? नहीं पता, मच्छर बताया था, यस सर, मक्खी बताया था, यस सर, ये कौन है, किसके वाहक, रोगों की। अभी रोग बोलोगे, अभी डायरेक्ट मलेरिया ना बोलोगे, क्योंकि मलेरिया मक्खी से नहीं होता, मक्खी से मलेरिया है ना। वाहक है किनके, रोगों के, किनके, जैसे कि मादा एनाफ्लिज मच्छर, तो क्या फैला रही थी, अरे कौन सा रोग, आप लोग बताइए। मच्छर, वही मलेरिया, नहीं बताया था, मलेरिया। हाँ मच्छर की भी कई सारी प्रजातियां हैं, प्रजातियां समझ रहे हो, प्रजाति मतलब समझ रहे हो क्या,
जैसे जैसे गाय है तो विभिन्न प्रकार की गाय होती है ना, जैसे कि जर्सी गैया, इसकी सींग नहीं होती। यस सर, देसी गैया, Yes, sir. देसी गैया, Yes, और बहुत सारी गैया होती है ना, यस सर, बहुत सारी प्रजातियां। ऐसे भी मच्छरों की कई सारी प्रजातियां हैं, अलग अलग प्रजाति से अलग अलग रोग। ऐसे सूक्ष्म जीव भी अलग अलग प्रजातियां हैं, वो अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं या फिर अलग अलग रूप से फायदा देते हैं। क्योंकि आप ये भी जानता है, मतलब पता है लोगों को कि सूक्ष्म जीव लाभदायक हैं और हानिकारक हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव पेड़ों में भी रोग उत्पन्न करेंगे, इंसानों में भी रोग उत्पन्न करेंगे। गेहूं जब देख लेना, अभी जब गेहूं फलेगा फूलेगा तो उसमें रस्ट लग जाएगी, व्हाइट कलर। हाँ है ना, तो दिशा मतलब उसके सूक्ष्म जीव की वजह से होता है। या फिर भिंडी सड़ जाती है, पीली पीली हो जाती है, हल्का गंदगी गंदगी हो जाती है, तो भी सूक्ष्म जीव की वजह से होता है। सूक्ष्म जीव की वजह से बता दिया पहले ही, सूक्ष्म जीव यहाँ मंडराते रहते हैं, है ना, दो दिखाई है ना। ऐसे ही नींबू का कैंसर कवक की वजह से, कवक सहवाल कवक जो मुंडा फफूंद, उसकी वजह से रोग उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। अब कवक रहते कहाँ है, कवक अपना भोजन तो बना नहीं सकते, तो सड़ी गली चीजों से, है ना, नम स्थानों पर पाए जाएंगे। नम स्थान समझ रहे हो। अब थोड़ा जाने राइजोबियम नाम सुने हो, राइजोबियम बता चुका हूं, लेकिन इसमें भी है फिलहाल। हाँ, तो राइजोबियम करता कहाँ है, ये जीवाणु है। हाँ बताइए, क्या करता है? राइजोबियम एक तो सूक्ष्म जीव है ना। अब क्या करता है राइजोबियम, हाँ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहाँ करता है, ये वायुमंडल है ना, विभिन्न प्रकार की गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC है ना, बहुत सारे कार्बन बहुत सारे गैसें। तो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण कर मृदा में नाइट्रोजन को मिला देता है, बदल के नाइट्रोजन को बदल के कहाँ मिला देता है, मृदा में। मृदा में क्या लगे रहते हैं, पेड़ पौधे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं ना। और नाइट्रोजन को भी क्या चाहिए, मतलब पेड़ पौधों को भी क्या चाहिए, तो नाइट्रोजन डायरेक्ट कहाँ से लेगा, वायुमंडल से, मृदा से लेगा, कहाँ से लेगा, हाँ तो मृदा से तो जड़ों के माध्यम से लेगा ना, है ना। पत्ती में स्टोमेटा होता है, फिर से सातवीं में आ जाओ, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ने मतलब गैसों का आदान प्रदान करता है, या फिर पानी वगैरह का आदान प्रदान करता है। वाष्प समझ रहे हो, पानी के भाग के रूप में उड़ना। तो जो मिट्टी एक्स्ट्रा पानी है, फिर पेड़ में एक्स्ट्रा पानी है ना, तो उस पानी को वायुमंडल में किसके माध्यम से छोड़ा जाएगा, पत्ती के माध्यम से। लेकिन पत्ती में कौन रहता है, स्टोमेटा, उसमें से जाता है छिद्र से। अब खत्म नहीं, अब राइजोबियम पाया किन में जाता है, जो राइजोबियम नामक जीवाणु है तो पाया किन में जाता है, दलहनी फसलों की जड़ में। जैसे चना का, ये है चना, कैसे फसल में सर? दलहनी फसलों में, दलहनी मतलब दाल, जिनसे दाल बनता है। तो जो जीवाणु रहते हैं वो लेग्यूम पादप की जड़ों में ये छोटे छोटे गांठ जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। तो यही इसके अंदर क्या रहते हैं, आपके सूक्ष्म जीव। उस सूक्ष्म जीव क्या नाम है, जीवाणु। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को बदल करके मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, जिनमें से नाइट्रोजन भी महत्वपूर्ण है। तो कुछ सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव
पेड़ों की जड़ों में रहते हैं, जो कि लेग्यूम पौधा होते हैं। लेग्यूम पौधा का मतलब आप ये समझ सकते हो जिनमें फलियाँ निकलती हों, जैसे चना वगैरह देखे आप, मटर, है ना, सोयाबीन। इनकी जड़ों में कौन पाए जाते हैं? जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। तो वायुमंडल आप समझ रहे हो ना, पूरा जो हवा है उसको वायुमंडल कहेंगे। तो नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है। ये देखिए, आइए नाइट्रोजन चक्र को थोड़ा सा समझ ले रहे हैं। नाइट्रोजन के चक्र का मतलब यह है कि वायुमंडल में आखिर नाइट्रोजन की स्थिरता कैसे बनी रहती है, आखिर वो केवल 78% कैसे बना रहता है, पूरा कम ज़्यादा क्यों नहीं होता, मतलब लगभग इतने % रहता है। तो देखते हैं, देखो पता क्या है, जो नाइट्रोजन है उसको पेड़ पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते, मतलब जैसे वायुमंडल में ना, हवा में तो डायरेक्ट नहीं ले सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे थे ना पत्तियों के माध्यम से, तो डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो इसको बदलता हुआ रूप लेते हैं, जो कि मृदा में रहता है। अब मृदा में कौन बदल देता है? ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा में पाए जाते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पादप की जड़ों में पाए जाते हैं। और उस सूक्ष्म जीव क्या नाम है? जीवाणु। तो आइए नाइट्रोजन चक्र को देखते हैं, ठीक है ना। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, यानी कि हवा में उपस्थित नाइट्रोजन है। आखिर देखते हैं ये मिट्टी से, यह मिट्टी में कैसे जाता है, अब मिट्टी से फिर वायुमंडल में पुनः कैसे जाता है। तो देखिए, पहले तो देख ले हैं कि वायुमंडल कैसे मिट्टी तक पहुंचता है, क्या क्या कारण है। तो देखिए, इसमें लिखा है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। मतलब तड़ित आप समझ रहे हो, जो बादल वर्षा की ऋतु में जो बादल घड़ा घड़ा कर करते हैं, गाँव की भाषा में उससे बोलते हैं गाज गिर रही है, क्या गाज। तो वो जो विद्युत गिरती है टकरा करके जमीन में, कहाँ पहुंच जाती है? मिट्टी में, है ना। और देखते हैं कैसे, देखो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है, बहुत सारी गैसें उपस्थित रहते हैं, उसमें से नाइट्रोजन भी एक है। तो जीवाणु और नीले हरे शैवाल यानी कि एल्गी, ब्रूमिन एल्गी काई, तो क्या कर देते हैं? स्थिरीकरण कर देते हैं, बदल देते हैं, ठीक। फिर क्या करते हैं? जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, है ना। और फिर उसको कहाँ मिला देते हैं? मिट्टी में। मिट्टी मिला दी। अब देखते हैं मिट्टी से अभी कैसे यहाँ तक जाता है। तो देखो, पहले क्या होगा, मिट्टी से पौधों द्वारा अवशोषण, यानी कि जो मिट्टी में नाइट्रोजन पदार्थ है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हो गए थे ना, बदल गए थे ना, तो पौधे अपनी जड़ के माध्यम से अपने पोषक तत्व प्राप्त कर लेंगे, है ना। और उन पेड़ पौधों को कौन खाएगा? जंतु खाएगा। कौन खाएगा? जंतु खाएंगे, जैसे हम लोग हैं, या फिर गाय बकरी, है ना, हिरण, ये सब खाएंगे ना। फिर उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट, मान चले अब कोई जीव मर गए, जैसे गाय वगैरह मर जाती है ना, फिर धीरे 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 उसको छोटे मोटे जो कीड़े रहते खा लेते हैं, और वही कीड़े क्या कर देते हैं? उसके अंदर नाइट्रोजन जो रहता है ना, तो उसको फिर से मृदा में मिला देते हैं। ये देखो चक्र हो रहा है ना, यहाँ भी चक्र चलेगा, देखिए। और फिर देखते हैं मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन को जीवाणु द्वारा नाइट्रोजनी यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। ये छोटे छोटे जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो गैस के बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन लोग छोड़ते हैं ना गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे भी छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं वो नाइट्रोजन पदार्थ को क्या कर देते हैं? वायुमंडल में गैसीय माध्यम में छोड़ देते हैं। तो देखो नाइट्रोजन चक्कर चल रहा है ना, फिर नाइट्रोजन से फिर आपका मिट्टी में आ गया, फिर मिट्टी से नाइट्रोजन जीवाणु द्वारा फिर यहाँ चला गया, है ना। ये चल रहा है ना चक्र लगातार। ऐसे यहाँ भी मिट्टी से पौधे शोषित करेंगे, है ना, पौधे लेंगे अपने पोषक तत्व, उन पौधों को विभिन्न प्रकार के जंतु खाएंगे, है ना। और जंतु जब मर जाते हैं तो क्या फिर से छोड़ देते हैं कहाँ? मिट्टी में। ये नाइट्रोजन चक्र चल रहा है। अब हम देखेंगे इन सभी प्रश्नों के उत्तर। अध्याय 2 के प्रश्न
उत्तर लिख लीजिए कुछ इस प्रकार से। कुछ तीसरा ये वाला, चौथा, सातवां, और वैसे भी इनको मैंने लिखवा दिया, फिर भी दिखा रहा हूँ, है ना। ये जरूरी भी है, पेपर में आएंगे कि बाष्पीकरण क्या आ सकता है, पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है ना। थैंक यू।